जय हिंद दोस्तों, 21 मार्च की देर रात दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। ये पहला मौका है जब किसी मुख्यमंत्री को पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया है। ऐसा करने वाली जांच एजेंसी का नाम है प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी। पिछले कुछ सालों में ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाइयों ने सुर्खियां बटोरी हैं। इस जांच एजेंसी को अब सीबीआई और एनआईए से भी ज्यादा ताकतवर माना जाता है। हालांकि ईडी के शिकंजे में आए 85% नेता विपक्ष के ही होते हैं। आज हम जानेंगे केजरीवाल को गिरफ्तार करने वाली ईडी की कहानी। ईडी क्या है, वो कैसे इतनी ताकतवर बनी और ईडी को लेकर इतने बेचैन क्यों रहते हैं विपक्ष के नेता। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आजादी के बाद के सालों में विदेशों में चल रहे स्टॉक एक्सचेंज में लेन देन करने वाले लोगों की जांच की जरूरत महसूस हुई। इसके लिए देश की आजादी के समय से एक कानून था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट यानी फेरा 1947। साल 1956 में देश में जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी। इस दौरान आर्थिक मामलों के विभाग ने एक अलग यूनिट बनाने का प्रस्ताव रखा। इस यूनिट का नाम था एनफोर्समेंट यूनिट। एक साल बाद यानी 1957 में इस यूनिट की शुरुआत हो गई। दिल्ली में इसका ऑफिस खोला गया और एक लीगल सर्विस अफसर इसका कर्ता धर्ता बना दिया गया। ये इस यूनिट के डायरेक्टर थे। इसके बाद आरबीआई के एक अन्य अधिकारी को इस डायरेक्टर का असिस्टेंट बना दिया गया। साथ ही 3 इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस अफसर भी इस यूनिट में शामिल किए गए। बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता में एनफोर्समेंट यूनिट की 3 शाखाएं भी खोली गईं, क्योंकि इन तीनों शहरों में ही स्टॉक एक्सचेंज हुआ करते थे। इसके बाद इस संस्था का नाम बदलकर एनफोर्समेंट यूनिट की जगह एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी रख दिया गया। साल 1960 में ईडी का प्रशासनिक नियंत्रण आर्थिक मामलों के विभाग से लेकर राजस्व विभाग को दे दिया गया। कुछ वक्त बाद साल 1947 का फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट निरस्त हो गया और इसकी जगह 1973 में आए नए फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट ने ले ली। माने फेरा 1947 की जगह फेरा 1973 आ गया। इसी नए कानून के तहत ईडी काम करने लगा। साल 1973 से साल 1977 तक ईडी पर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का ही नियंत्रण रहा। ईडी ने कई बड़े हाई प्रोफाइल लोगों से जुड़े मामले हैंडल किए, मसलन महारानी गायत्री देवी, जयललिता, टीटीवी दिनकरण, हेमा मालिनी, विजय माल्या, रिलायंस के प्रतिद्वंदी आरके ग्रुप और बीसीसीएल के चेयरमैन अशोक जैन से जुड़े मामलों में फेरा कानून के उल्लंघन के आरोपों में ईडी ने जांच की। फेरा के तहत ईडी को बिना वारंट किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने या उसके ऑफिस में घुसने का अधिकार था। ईडी पर 3rd डिग्री टॉर्चर के आरोप भी लगे। 90 के दशक तक ईडी का ज्यादा डर उद्योगपतियों के बीच ही रहा। साल 2000 में फेरा को इसके बहुत सख्त होने के चलते निरस्त कर दिया गया। इसके जगह पर आए फेमा कानून के तहत विदेशी मुद्रा से जुड़े अपराधों को सिविल ऑफेंस में बदल दिया गया। इसके चलते अब ईडी लोगों को गिरफ्तार कर हिरासत में नहीं रख सकती थी। साल 2002 में केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। इस दौरान प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए संसद में पेश किया गया। 2004 में कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए गठबंधन की सरकार बनी। पी चिदम्बरम वित्त मंत्री थे। 1 जुलाई 2005 को यूपीए सरकार ने अटल सरकार के समय बने पीएमएलए कानून को लागू कर दिया। फिर यूपीए सरकार ने ही 2012 में पीएमएलए संशोधन अधिनियम लाकर इसके तहत आने वाले अपराधों का दायरा बढ़ाया। इनमें धन छुपाने, अधिग्रहण और धन के आपराधिक कामों में इस्तेमाल को शामिल किया गया। इस संशोधन की बदौलत ईडी को कुछ और विशेषाधिकार मिले। मसलन पीएमएलए ईडी को राजनीतिक घोटालों पर कार्रवाई का भी अधिकार देता है। इसके बाद विदेशों में शरण लेने वाले आर्थिक मामलों के अपराधियों की तादाद बढ़ी, तो इनसे निपटने के लिए बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने साल 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम FEOA पास कर दिया। इस कानून के तहत कार्रवाई की जिम्मेदारी भी ईडी के पास आ गई। मामला ईडी के हाथ में कब जाता है, जब किसी थाने में 1 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा की रकम गलत तरीके से कमाने का मामला दर्ज हो तो ये सूचना पुलिस ईडी को देती है। इसके अलावा अगर ऐसा कोई मामला ईडी के स्वतः संज्ञान में आए तो वो खुद थाने से एफआईआर या चार्जशीट की कॉपी मांग सकती है। इसके बाद ईडी ये देखती है कि मामला मनी लॉन्ड्रिंग का तो नहीं है। ईडी को पीएमएलए कानून से मिलती है ताकत। प्रिवेंशन
ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA एक क्रिमिनल लॉ है जिसके तहत ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपियों की संपत्तियों की जांच, पूछताछ, गिरफ्तार और संपत्तियां जब्त करने का अधिकार है। PMLA अकेला ऐसा कानून है जिसके तहत जांच करने वाले ऑफिसर का दिया गया बयान कोर्ट में सबूत माना जाता है, जबकि बाकी कानूनों के तहत ऐसे बयान की कोर्ट में कोई वैल्यू नहीं होती। किसी आरोपी को सिर्फ तब जमानत दी जाती है जब कोर्ट इस बात से संतुष्ट हो कि आरोपी वास्तव में दोषी नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग कंफर्म हो जाने पर ईडी संपत्ति की खोजबीन और फिर उसे जब्त करने की प्रक्रिया कर सकती है। PMLA के सेक्शन 4 के तहत दंडनीय अपराधों के मामले स्पेशल कोर्ट्स में सुने जाते हैं। इन्हें PMLA कोर्ट्स कहा जाता है। PMLA कोर्ट के किसी ऑर्डर के खिलाफ उच्च अदालतों में अपील की जा सकती है। CBI और NIA से भी ज्यादा पावर ईडी के पास क्यों है? 2020 का वो किस्सा याद कीजिए जब एक के बाद एक 8 राज्यों ने CBI को अपने यहाँ बिना परमिशन घुसने से रोक दिया था। इनमें पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरल और मिजोरम जैसे राज्य शामिल थे। मतलब साफ है कि दिल्ली पुलिस स्पेशल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत बनी CBI को भी राज्य में घुसने के लिए राज्य सरकार की अनुमति जरूरी होती है। हाँ, अगर जांच किसी अदालत के आदेश पर हो रही है तब CBI कहीं भी जा सकती है, पूछताछ और गिरफ्तारी भी कर सकती है। करप्शन के मामलों में अफसरों पर मुकदमा चलाने के लिए CBI को उनके डिपार्टमेंट से भी अनुमति लेनी होती है। इसी तरह नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA को कानूनी ताकत NIA एक्ट 2008 से मिलती है। NIA पूरे देश में काम कर सकती है, लेकिन उसका दायरा केवल आतंक से जुड़े मामलों तक सीमित है। इन दोनों से उलट ईडी केंद्र सरकार की इकलौती जांच एजेंसी है जिसे मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में नेताओं और अफसरों की तलब करने या उन पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं है। ईडी छापा मार सकती है और प्रॉपर्टी भी जब्त कर सकती है। हालांकि अगर प्रॉपर्टी इस्तेमाल में है जैसे मकान या कोई होटल तो उसे खाली नहीं कराया जा सकता। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में ईडी जिसे गिरफ्तार करती है उसे जमानत मिलना बेहद मुश्किल होता है। इस कानून के तहत जांच करने वाले अफसर के सामने दिए गए बयान को कोर्ट सबूत मानता है, जबकि बाकी कानूनों के तहत ऐसे बयान की अदालतों में कोई वैल्यू नहीं होती। 18 साल में 148 प्रमुख नेता ईडी के शिकंजे में आए, इनमें 85% विपक्षी नेता हैं। साल 2022 में इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि ईडी ने पिछले 18 साल में 147 प्रमुख राजनेताओं की जांच की। इनमें 85% विपक्षी नेता थे। वहीं 2014 के बाद एनडीए शासन के 8 सालों में नेताओं के खिलाफ ईडी के इस्तेमाल में 4 गुना बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान 121 राजनेता जांच के दायरे में आए, जिनमें 115 विपक्षी नेता हैं। यानी इस दौरान 95% विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई हुई है। यूपीए शासन यानी 2004 से 2014 के बीच ईडी ने सिर्फ 26 राजनेताओं की जांच की। इनमें विपक्ष के 14 यानी करीब 54% नेता शामिल थे। एनडीए शासन में PMLA के तहत 26 गुना ज्यादा कार्रवाई हुई। यूपीए 2005 से 2014 के बीच 1867 केस, 112 छापेमारी। एनडीए 2014 से 2022 के बीच 2770 केस, 2974 छापेमारी। ईडी ने करीब 6000 केस दर्ज किए। सजा 0.4% में हुई विपक्षी दलों की ओर से। सवाल उठाए जाने के बाद ईडी ने 31 जनवरी 2023 तक दर्ज केसों के बारे में डेटा जारी किया था। ईडी के मुताबिक PMLA कानून आने के बाद से 31 जनवरी 2023 तक 5906 केस दर्ज किए गए। इनमें से सिर्फ 2.98 यानी 176 केस विधायक, पूर्व विधायक, MLC, सांसद, पूर्व सांसद के खिलाफ दर्ज किए गए। इन केसों में से 1142 में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है, जबकि 513 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 25 केस में ट्रायल पूरा हो चुका है। 24 केसों में आरोपी दोषी ठहराए गए हैं, जबकि एक मामले में आरोपी को बरी कर दिया गया। ईडी के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इन 24 केसों में 45 आरोपी दोषी पाए गए हैं। ईडी ने 6000 केस दर्ज किए, सिर्फ 24 मामलों में सजा। रजिस्टर्ड केस 5906, तलाशी और छापेमारी 4954, चार्जशीट 1142। तो दोस्तों, ईडी का ये हिस्ट्री वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।